नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की एक नई कक्षा में। अब तक हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट्स और भारत सरकार अधिनियम से लेकर भारत के स्वतंत्रता अधिनियम तक हमने चर्चा की। उसके बाद हमने संविधान के सभी अनुच्छेद और भागों को आपको बताया। साथ में संविधान बनने के लिए जो भी समितियां थीं उनके विषय में आपको बताया। फिर हमने भाग 1 से पढ़ना शुरू किया, जो संघ एवं उसका क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निश्चक तत्व, और उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा। उम्मीद करते हैं अब तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। देखिए, आप कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यह आवश्यक नहीं है। यदि आपको सफल होना है तो सफलता के लिए निरंतरता परम आवश्यक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी दिन बैठे, आपने 8 घंटे पढ़ाई की और उसके बाद आप 1 हफ्ते 10 दिन बैठ गए, आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप इससे सफल नहीं हो पाएंगे। आप 8 घंटे मत पढ़ें, कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, पर निरंतर पढ़ते रहें। अपनी पढ़ाई में निरंतरता अवश्य रखें, पढ़ाई से भटकें नहीं। और अगर आपको विषयों में ज्योग्राफी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, और अगर आपको किसी विषय में कुछ भी समस्या होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको यह चीज़ नहीं समझ में आई, या विषय नहीं समझ में आया, टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम आपको वहाँ पर समझा देंगे। आपको अलग से कक्षा बना के समझा दिया जाएगा, तो इसकी आप चिंता मत करें। आपको कुछ भी समस्या हो आप तुरंत बताएं कमेंट के माध्यम से। और यह निःशुल्क कक्षाएं हैं, तो इनको आप ऐसे मत लें कि ठीक है 40-45 मिनट का वीडियो है, देख लिया, देख के हमने दिमाग से उतार दिया। आप प्रॉपर कॉपी कलम लेके बैठें, नोट्स बनाएं, क्योंकि एक मूल प्रवृत्ति होती है, साइकोलॉजी होती है कि जब किसी चीज़ का हम पैसा पेमेंट करते हैं उसको हम ज़्यादा सीरियस लेते हैं, जबकि वही गुणवत्ता आपको मिल रही है बिना कुछ पैसे दिए, बिना कोई मूल्य खर्च किए आपको वही गुणवत्ता मिल रही है। तो इसको आप हल्के में मत लेके जाएं कि ठीक है वीडियो देख लिया और देख के हमने दिमाग से उतार दिया। आप नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करवाएं। तो शुरू करते हैं हम आपकी क्लास। आज हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था कैसी होती है? संसदीय व्यवस्था एक्चुअली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली होती है, जिसमें कार्यपालिका अपनी जो विधायिका होती है उसे संसद से प्राप्त करती है। बहुत टफ वर्ड है, अभी मैं आपको सबका मीनिंग बता दूंगा, आप घबराइए बिल्कुल मत, ठीक है। संसदीय प्रणाली वो होती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के मध्य संबंधों की प्रगति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपतीय शासन में वर्गीकृत होती हैं। लोकतांत्रिक शासन 2 प्रकार से होते हैं, एक संसदीय और एक राष्ट्रपतीय शासन, ठीक है। अध्यक्षीय शासन होता है जिसमें राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। और अध्यक्षीय शासन में की प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वह अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। टफ वर्ड है विधायिका, कार्यपालिका, आगे भी पीछे भी कई बार वर्ड यूज़ किए हैं, तो आज हम आपको पूरा बताते हैं। तो सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। सरकार मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं सरकार चलाने के लिए। सरकार के देखिएगा आप, एक स्तंभ होता है इसका कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? जो कानून का निर्माण करने वाली संस्था होती है, ठीक है, कानून का निर्माण। विधायिका आपकी जगह कार्यपालिका होती है कानून का पालन, कराने वाली संस्था। विधायिका होती है
कानून का निर्माण, ठीक है। और तीसरा एक इसका स्तंभ होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार के इस तीसरे स्तंभ का अर्थ होता है न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्था, ठीक है। सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया समाचार पत्र को माना जाता है, पर वह थ्योरेटिकली नहीं है, वह सैद्धांतिक रूप से सिर्फ माना जाता है, तो इसीलिए हम ना उसको नोट करेंगे ना उसे हम मान के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में शासन की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, तो आप लिखेंगे भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में, नोट कर लीजिए आप इसको, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ये संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधित्व के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, और यह एक ऐसी होती है जो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी घोषित करती है। हमारी जो व्यवस्था है यह कार्यपालिका अर्थात कानून का पालन करवाने वाली संस्था कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाती है। यानी कि जो कानून विधायिका जो कानून बना रही है वह कार्यपालिका से पूछ सकती है कि भाई इस कानून का बना है तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है या कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र को संसदीय व्यवस्था, अनुच्छेद 163 और 165 के अंतर्गत राज्यों को दिया गया है। तो राज्यों का जब हम पहुंचेंगे तो हम राज्यों की बात करेंगे, अभी केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 क्या कहता है और अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 सीधा सीधा बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, ठीक है। और यह मंत्रिपरिषद क्यों होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए। साथ ही 75 में मंत्रियों के लिए अन्य उपबंध, इसके विषय में आपको हमने पहले भी नोट कराया हुआ है, उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था जो हमारे भारत में है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, परंतु यह वास्तविक शासक नहीं होता है। शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, संसद का नेता होता है, संसद का, ठीक है। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, नामित होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उस दल के सदस्य बनते हैं जिसे संसद में बहुमत मिलता है, बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। और राष्ट्रपति संसद में भी, लोकसभा में जब आम लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जिस पार्टी को सर्वाधिक बहुमत मिलता है राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें सामूहिक होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट कर लीजिए आप इस वर्ड को, मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
ठीक है। इसे ही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। अब संसदीय व्यवस्था में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। कोई भी चीज़ फ्लॉलेस नहीं होती है, किसी भी चीज़ के कुछ दो पहलू होते हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स। तो देखते हैं जो संसदीय व्यवस्था है इसके गुण और दोष क्या हैं। तो एक हम टैबुलेटेड फॉर्म में बना लेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा आप संसदीय व्यवस्था के गुण व दोष। ठीक है, एक टैबुलेटेड फॉर्म में मैं आपको लिखा देता हूँ। एक तरफ लिख लीजिए गुण और एक तरफ लिख लीजिए दोष। तो गुण क्या होता है संसदीय व्यवस्था का? यह एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करती है। ऐसी सरकार जो जवाबदेह हो, निरंकुशता से बचाती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है संसदीय व्यवस्था में गुण, या व्यापक प्रतिनिधित्व देती है। कई लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। कई वर्ग के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है। साथ ही यह निरंकुशता रोकती है, निरंकुशता को प्रतिषेध करती है। निरंकुशता का निषेध होता है, निरंकुशता का यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। अगला क्या होता है, इसमें वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हो जाती है। वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है। वैकल्पिक सरकार कैसा होता है? मान लीजिए संसद में कोई दल है जो उसका बहुमत साबित हुआ था पहले, और उसने सरकार बनाई, अपना प्रधानमंत्री, अपना मंत्रिपरिषद बनाया। मान लीजिए वह दल 2-3 दलों को जोड़कर एक आपस में बना हुआ था, उसने अपना सरकार बनाया। पर क्या हुआ, संसद में विश्वास मत लाया गया। जो सरकार थी उसने अपना बहुमत, अपना विश्वास खो दिया लोकसभा से, उसका बहुमत खो गया। तो जब बहुमत उसका ख़त्म हो गया तो उस स्थिति में सरकार ने विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। राष्ट्रपति ने विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। तो यह एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करती है। केंद्र में ऐसा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जब अभी पिछले 2014 से बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिलता जा रहा है, तो यह वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं देख पाएंगे। परंतु आप कई राज्यों में यह वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे होंगे। अभी जिसका हालिया उदाहरण बिहार का है, इससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। ठीक है। तो ऐसा कई राज्यों में होता रहता है, राज्यों की विधानसभाओं में आप अधिक देखेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका एक और गुण होता है, वह होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। व्यवस्थापिका, विधायिका अभी आपको बोला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। अभी सामंजस्य का अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे, इसको तो मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। क्या आप सब ग्रेजुएशन करके ही यहाँ बैठे होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर ही यहाँ बैठे होंगे, तभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने आपको इसके गुण भी बताया, तो इसके कुछ दोष भी होते हैं। संसदीय व्यवस्था के कौन से दोष होते हैं? जैसे यह एक अस्थिर सरकार देती है। इसमें सरकार की स्थिरता नहीं होती है, सरकार की स्थिरता सिर्फ बहुमत पर रहती है। अस्थिर सरकार कैसे देती है? जैसे इसकी कोई गारंटी नहीं होती इस व्यवस्था में कि जो सरकार है वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी भी नहीं करेगी। मंत्रिमंडल बहुमत पर निर्भर होते हैं, जब तक बहुमत रहता है उनका कार्यकाल चलता है। ठीक है। इसमें एक भी अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दलों में कोई परिवर्तन हो गया, या कोई बहुदल, कई सारे दल मिलकर एक गठन बनाकर सरकार बना रहे हैं, गठन सरकार जिसको बोलते हैं, या अस्थिर बहुत अधिक होती है। भारतीय शासन के इतिहास में ऐसा बहुत बार हो चुका है। हम आपको कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताएंगे जिनके नेतृत्व में सरकार बनी थी और वह अस्थिर रही, अर्थात अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर साहब, देवेगौड़ा जी और आई.के. गुजराल जी, ये प्रधानमंत्री बने। इनके नेतृत्व में सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जो आपको नाम बताएं नोट करिएगा अलग से कहीं, और इनके बारे में सर्च करिएगा कि ये कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे, कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे।
कार्यकाल क्यों नहीं पूरा हो पाया, आप इसके बारे में एक बार देखिएगा। आप स्टूडेंट हैं, आपके मन में तो सवाल आना चाहिए क्यों, बहुत बड़ी चीज़ है, और उस क्यों का जवाब भी आपको ढूंढना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और दोष है, यह शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध में है। ठीक है, बताते हैं अभी इसके विषय में भी, पहले नोट करा देते हैं। शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध यह कैसे कार्य करता है। क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ होती है। जो विधायिका है वही कार्यपालिका होती है। विधायिका से ही मंत्रिमंडल बनता है, विधायिका के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका एक ही होती है। ठीक है, कैबिनेट जो होती है, जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, मंत्रिपरिषद जिसको बोलते हैं, वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नेता होती है, जो कैबिनेट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सरकार की पूरी व्यवस्था है वह शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ चली जाती है, या शक्तियों का मेल हो जाता है। कार्यपालिका और विधायिका एक हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगला आ जाता है, अगले को बोलते हैं मंत्रिमंडल की निरंकुशता। अर्थात जब सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में होती है, एक ही दल की पूरी सरकार होती है और उसमें कोई भी राजनीतिक परिवर्तन ना आए उसके दल में, तो वह क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है। कैबिनेट जो होता है वो निरंकुश हो जाता है और उसके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। संसदीय व्यवस्था या जो होती है, या जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारी कार्यपालिका, इसको तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। ठीक है, किसी दल विशेष का नाम नहीं लेंगे, परंतु छोड़िए हटाइए, हम किसी भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेंगे। आपको पता होगा कब कब दलों ने और प्रधानमंत्रियों ने एज अ निरंकुश व्यवहार, निरंकुश शासकों की तरह व्यवहार किया। यह विवादित स्थिति होगी, आप में से कोई किसी दल में विचारधारा अपनी लगता होगा, कोई किसी अन्य दल में, तो नाम नहीं लेंगे जब विवाद की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है, इसे बोलते हैं अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। यह कैसे होता है, इसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। या मैंने किस प्रकार कह दिया कि भाई सरकार में जो बैठे हुए अकुशल हैं। पता है, संसद के लिए, लोकसभा के लिए, या राज्यों में विधानसभाओं के लिए जो भी चुनाव लड़ने जाते हैं, कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी जाती है। शैक्षणिक योग्यता कोई कुछ भी हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप MP या MLA बन सकते हैं। और MP MLA बने, आप बहुमत वाले दल के साथ हैं। हो सकता है कोई नेता है जो बने और उनको बहुमत वाले दल में है तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया, उनका कद अच्छा हो, उनका जनप्रतिनिधित्व बहुत अच्छा हो, तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं, यह प्रशासनिक कुशलता से हो सकता है परिचित ना हो, जो मंत्री बनाए गए अपने क्षेत्र में निपुण ना हो। ठीक है, मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास जो विकल्प होते हैं वह भी सीमित होते हैं, कि जितने उनके दल के संसद के सदस्य हैं उन्हीं को वह मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बाह्य प्रतिभाएं जो होती हैं वह नहीं मिलती हैं। और जो मंत्री भी होते हैं वह अधिकतर समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठक और अपने दल की जो गतिविधि होती है, जिस भी दल के वो हैं, जिस भी पार्टी के हैं, उनकी गतिविधियों में अधिकतर समय शामिल रहते हैं। तो इनके लिए क्या हो जाता है, इनमें अकुशलता काफ़ी आ जाती है। मान लीजिए कोई रक्षा मंत्री बने परंतु उनको अधिक ज्ञानी नहीं, विदेश मंत्री बने, फॉरेन पॉलिसी का अधिक वो नहीं है। ठीक है, तो यह एक शब्द टर्म यूज़ कर लिया जाता है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। यह एक प्रकार का दोष है। अगला दोष इसमें आता है, इसमें नीतियों की में अनिश्चितता रहती है। नोट करा देता हूँ आपको, नीतियों में अनिश्चितता रहती है। नीतियों में अनिश्चितता किस प्रकार रहती है, जैसे संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं। मान लीजिए कोई सरकार है, उसने
कोई बहुत दीर्घकालिक नीति बनाई कि 10 से 12 साल में इस प्रकार कार्य होगा। 2 साल बाद इलेक्शन हो गए, अगली पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला और उस पार्टी ने जो पिछली सरकार ने जो नीति बनाई थी उसको एकदम दरकिनार कर दिया। योजना आयोग हटाते ही नीति आयोग ले आया गया। योजना आयोग की जितनी भी योजनाएं थीं उस समय धराशायी हो गई सारी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे 1970 में मोरारजी देसाई की जब सरकार ने आई तो उसने उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके समय से बनाई गई लगभग सारी नीतियों को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, 1977 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार की बनाई लगभग नीतियों को 1970 में आई मोरारजी देसाई की सरकार ने पलट दिया। फिर 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई और उसने मोरारजी देसाई की सरकार में बनी नीतियों को तुरंत पलट दिया। ठीक है, तो यह नीतियों की अनिश्चितता का अभाव, नीतियों की अनिश्चितता रहती है, नीतियाँ निश्चित नहीं हो पाती हैं, यह भी एक प्रकार से दोष है। ठीक है, अब संसदीय व्यवस्था को भारत में लागू क्यों किया गया, स्वीकार क्यों किया गया? देखिए, जब संविधान सभा में इस विषय में बात हो रहा था कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्था अपनाई जाएगी या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को, तो जो एक पक्ष था वो अमेरिकी राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में भी उभरा। अमेरिकी राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होती है? राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। विधायिका में उसके पास बहुमत हो ना हो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जो उसका अपना कैबिनेट होता है वह किसी भी क्षेत्र के लोगों को इनवाइट करके, उस क्षेत्र के जो सफल लोग होते हैं, कुशल व्यक्ति होते हैं, उनको इनवाइट करके उन्हें अपना सलाहकार बनाता है। यह भी ज़रूरी नहीं होता वह उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो संसद है जैसे कांग्रेस या सीनेट, उनके सदस्य हों या ना हों, यह भी आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो संविधान सभा में भी एक पक्ष उभरा था, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के जनक थे, जो संविधान निर्मात्री सभा के जो हमारे सदस्य थे, उन्होंने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देने के कुछ कारण थे, तो आइए उन कारणों को नोट कर लेते हैं। हेडिंग आप डाल लीजिएगा, संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने के कुछ कारण थे। इसमें सबसे मुख्य कारण था इस व्यवस्था से निकटता। व्यवस्था से निकटता, व्यवस्था से निकटता किस प्रकार थी कि भारत में ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल से ही लागू हो गई थी। पिछले 30 या 40 सालों में सरकारी काम में उत्तरदायित्व को शुरू कर दिया गया था। संवैधानिक परंपरा संसदीय बनती गई। ठीक है, और जब यह अनुभव मिला तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसने यह महसूस किया इस चीज़ कि जब हमें यह अनुभव मिल चुका है तो हम पीछे क्यों जाएं, फिर से नए सिरे से क्यों शुरू करें, इसी महान नए किसी अनुभव पे हम क्यों जाए, जो हमें अनुभव मिला है इसी महान अनुभव को आगे बढ़ाएं। और यह एक मुख्य कारण था। ठीक है, दूसरा कारण था उत्तरदायित्व जो था इसको वरीयता दी गई, उत्तरदायित्व को वरीयता देने की वजह से। इसके विषय में आपको बताता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया था कि लोकतांत्रिक जो कार्यकारिणी है, जो भी लोकतांत्रिक कार्यपालिका होगी, उससे 2 शर्त जरूर पूरे होने चाहिए। एक, उसमें स्थायित्व होना चाहिए और दूसरा उत्तरदायी होना चाहिए। अच्छा, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था खोजी नहीं जा चुकी, दुर्भाग्य से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, 2 चीज़ें अगर हो तो एकदम फ्लॉलेस हो जाए, एक वह स्थायी हो, दूसरा जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें दोनों चीज़ें एक स्तर पे हों। अमेरिकी व्यवस्था स्थायी तो ज़्यादा देती है लेकिन उत्तरदायी तो कम होता है, जबकि जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो उत्तरदायी तो ज़्यादा देती है लेकिन स्थायी तो कम होता है। ठीक है, तो हमारी संसद, हमारी संविधान सभा ने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्वता को अधिक वरीयता दे दी। ठीक है, इस वजह से संसदीय व्यवस्था स्वीकार किया गया। तीसरा जो कारण माना जाता है वह है, अभी आपको बताया, विधायिका और कार्यपालिका में अलगाव नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका अलग नहीं, एक है। तो जब एक ही है तो टकराव होगा नहीं, एक व्यक्ति आपस में टकराव करेंगे नहीं। ठीक है, एक ही विचारधारा में लोग हैं तो वह टकराव नहीं करेंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका में टकराव को रोकने की आवश्यकता रही।
नोट कर लीजिए इसको। विधायिका, कार्यपालिका में टकराव को रोकने की आवश्यकता। ठीक है। या अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। अभी आपको बताया, राष्ट्रपति और उसकी जो कैबिनेट के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह विधायिका के भी सदस्य हों, तो ऐसा टकराव होता है। यहाँ पर ऐसा टकराव नहीं है। साथ ही भारतीय समाज की प्रगति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। भारतीय समाज विभिन्न भागों में बटा हुआ है, विभिन्न प्रकार के लोगों से बना हुआ है भारतीय समाज। भारत में सबसे ज़्यादा मिश्रित राज्य हैं और सबसे ज़्यादा जटिल समाज है। ठीक है। संविधान में संसदीय व्यवस्था को इसीलिए लागू किया गया ताकि विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए अवसर जो है मिल सकें और राष्ट्रीय भावना लोगों के बीच में बढ़े और एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पूरी तरह से या ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, पर भारत और ब्रिटिश के मॉडल में कुछ भेद है। तो क्या होता है, ब्रिटिश में राजशाही है, जबकि भारत में गणतंत्रीय शासन है। भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। जैसे अभी ब्रिटेन की महारानी की डिमाइस के पश्चात तुरंत जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनको किंग बना दिया गया वहाँ पर, जो उनकी जो है मतलब उनके जो है सांकेतिक प्रमुख हैं। ठीक है। और ब्रिटिश की जो व्यवस्था है वह संसद की संप्रभुता पे है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ लिखित संविधान है। ठीक है। साथ में ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है उसको जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जो निचला सदन होता है, उसका सदस्य होना चाहिए, क्योंकि भारत में निचले या उच्च सदन दोनों में से कोई भी किसी भी सदन का सदस्य हो प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखेंगे संसद के अंग। तो नोट कर लीजिए संसद के अंग कैसे होते हैं, आपको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, संसद के अंग। ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं। कोई भी आपसे पूछे संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? एक होता है संसद का अंग लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं। अगला अंग जो होगा आपका राष्ट्रपति, और तीसरा जो अंग होता है राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, और जबकि राज्यसभा को उच्च सदन। जो लोकसभा है, लोकसभा में वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य हैं या 552 हो सकते हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 545। वर्तमान में पहले ये 545 थे, पर अब 543 हैं। 543 में से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से। अभी यह भी समीकरण चेंज हुआ है, JNK और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश अलग से बनने के बाद। आगे हम आपको टॉपिक में बता देंगे। 545 मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहले जो 2 थे वह एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जिसे ख़त्म कर दिया गया है। और यह ख़त्म कब किया गया है? 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसे जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। और यह जो 2 सदस्य थे ये हटा दिए गए हैं, एंग्लो अब मनोनीत सदस्य नहीं रह गए हैं। ठीक है। इसे निम्न सदन बोलते हैं, इसे ही प्रथम सदन भी बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली चुन के जो आते हैं जनता के द्वारा, यहीं पर आते हैं मेंबर्स, और साथ में इसे उत्तरदायी सदन भी बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर अभी आएंगे। साथ में हम अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है सीटों की, यह हो सकती है 225।
250 में 238 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। या 12 सदस्य कला, संस्कृति एवं अन्य किसी क्षेत्रों में, राजनीति, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में अपने उत्कृष्टता को प्राप्त किए होते हैं। यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि यह एक योग्य व्यक्ति हैं संसद के लिए, तो यह राष्ट्रसभा में इन्हें मनोनीत करते हैं। इसको द्वितीय सदन या उच्च सदन आपको लिखा दिया है, इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है। ठीक है, द्वितीय सदन भी बोला जाता है। या स्थायी सदन होता है, या प्रगति में कैसा होता है, स्थायी सदन होता है, यानी कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होती है, हर 5 साल में बदल जाती है, या मध्यावधि में भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, साथ में राज्यसभा जो होती है या उत्तरदायी नहीं होती है, अनुत्तरदायी सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा अनुत्तरदायी सदन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भारत के राष्ट्रपति पर। अगला टॉपिक हम आते हैं राष्ट्रपति। तो भारत में अब तक पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को चुने गए थे, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो 25 जुलाई 2022 से वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। इनसे पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, करीब 12 साल वह रहे। राष्ट्रपति के आपको जो लिस्ट है ये आपको नेट पे भी उपलब्ध है, एक बार आप जरूर पढ़िएगा, गो थ्रू होइए, राष्ट्रपतियों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के लिए कहा गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, देखते हैं अभी अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया हुआ है। साथ में राष्ट्रपति जो होता है, इसमें अनुच्छेद 53 में कहा गया है सीधा सीधा कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, और साथ में इसका जो निर्वाचन पद्धति होती है वह कैसी होती है, अप्रत्यक्ष, अर्थात इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करती है, बल्कि ये निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, इनका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, शब्दों पर गौर करिएगा, जहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेंगे। राज्य की जितने भी राज्य हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे। ठीक है, साथ ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज होंगी जिनमें निर्वाचित विधानसभा हो, अभी J&K को शामिल नहीं किया गया है, तो अभी यहाँ पर 2 ही शामिल हैं, दिल्ली व पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 विभिन्न स्थानों पर एक अनोखा यूटी है, जिसके विषय में अभी ज्योग्राफी वाले सर ने आपको अभी लेटेस्ट लेक्चर में पढ़ाया होगा।
इस लेक्चर जो अभी लास्ट लेक्चर है उससे पहले वाला जो लेक्चर होगा उसमें पुदुचेरी का स्थान उन्होंने बताया होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी वाले सर भी हैं। ठीक है, ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसको अवश्य पता रखिएगा। ठीक है, अच्छा, संसद सदस्य का जो मूल होता है और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। एक विधायक का मत का मूल्य क्या होता है, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है, इनके मतों का मूल्य जोड़ा जाता है, तत्पश्चात क्या किया जाता है। तो हम चलिए इसका अब हम आपको बताते हैं क्या क्या होता है। एक जो संसद सदस्य होता है उसके मत का मूल्य, चलिए आप आज राष्ट्रपति का निर्वाचन ही सीख लीजिए आप कैसे होता है, या प्रश्नों में आता भी है। जो संसद सदस्य होता है, संसद सदस्य के मत का मूल्य, तो नोट करिएगा, जो संसद सदस्य का मत का मूल्य होता है यह होता है सभी राज्य, इसमें क्यूटीज भी जोड़ दी गई हैं। ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, विधायकों के मतों का मूल्य। ठीक है, जितने भी सभी राज्य हैं इनके विधायकों के मतों का मूल्य सबको जोड़ दीजिए और इसको भाग दे दीजिए। इसको किससे भाग देना है, संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, इससे एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य निकलेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर राज्य के जो विधायक हैं इनके मतों का मूल्य कैसे निकलता है, तो जो एक विधायक के मत का मूल्य आपको हम निकाल के बताते हैं। एक विधायक के मत का मूल्य यह कितना होता है, यह होता है राज्य की कुल जनसंख्या, और जब हम राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों से भाग देते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य की संख्या गुणे 1000। जब राज्य की कुल जनसंख्या को विधानमंडल के विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनके 1000 से गुणा करने पर जब हम भाग देते हैं तो हमें एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, या ऐसा इसलिए किया गया है कि सभी राज्यों और संसद को समान प्रतिनिधित्व मिले। अब यह राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यह टर्म यूज़ किया जाता है, नोट कर लीजिएगा आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अभी आनुपातिक प्रतिनिधित्व यही चीज़ है जो आपको हमने बताई है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात कोई भी उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वो निर्वाचित होना चाहता है तो जो टोटल मत हैं उनका एक निश्चित भाग होना चाहिए। इसमें भी वैध मत होते हैं। ठीक है, अब जो निश्चित मत का कितना भाग होना चाहिए किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, तो हम आपको बताते हैं। जो निश्चित मत होते हैं, निश्चित मतों का क्या भाग होना चाहिए, जितने भी कुल वैध वोट पड़े हैं, कुल वैध मत जितने भी हुए हैं, जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं उनका आधा कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें एक मतपत्र दिया जाता है, और यह सिर्फ आवश्यक नहीं है कि इन्हें सिर्फ एक ही उम्मीदवार को या वोट करें,
ये अपनी वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों के जो एक मतपत्र होता है उसमें उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट होती है। उसमें 1 2 3 4 5 6 जितने उम्मीदवार हैं सबके नाम अंकित करते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार यह निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो देन सेकंड वरीयता वालों की बातें शुरू हो जाती हैं। जो प्रथम वरीयता में जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है उस कैंडिडेट को बाहर करके फिर सेकंड, इसी तरह से यह क्रम दोहराया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद और जांच के फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति के जो है चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, पूरा नहीं है। ठीक। अब राष्ट्रपति पद के लिए कुछ अर्हताएं, शपथ शर्तें होती हैं, पदावधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति से संबंधित जो अन्य अनुच्छेद होते हैं उनकी शक्तियाँ। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं इसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और उसके पश्चात उपराष्ट्रपति और फिर धीरे धीरे इसी प्रकार करते हुए प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और विधानसभा, संविधान का संशोधन और आगे बढ़ते हुए हम पॉलिटी की अपनी कक्षाओं को जारी रखेंगे। तो आप इससे अधिक से अधिक ज्ञान लेते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।